नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्षी दलों द्वारा सचिवालय में भेजा गया। इस नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर थे। वहीं दिलचस्प बात यह है कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले और नेता विपक्ष राहुल गांधी का ही साइन इस नोटिस में नहीं है। वहीं टीएमसी के सांसदों ने भी अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर साइन नहीं किया। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए। बताया जा रहा है कि इसका कारण यह है कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए विपक्ष के नेता के द्वारा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं है। ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका था। विपक्ष ने नोटिस में कहा है कि सदन में स्पीकर की टिप्पणी से कांग्रेस सदस्यों पर साफ तौर पर झूठे आरोप लगे। तो आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस यहां पर विपक्ष की तरफ से पेश किया गया। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ यह नोटिस पेश किया गया। 118 सांसदों के हस्ताक्षर इस नोटिस में शामिल हुए, लेकिन वहीं चौंकाने वाली बात यह थी कि राहुल गांधी के हस्ताक्षर इसमें नहीं थे, जिसके बाद कहा यह गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यह ठीक नहीं है कि राहुल गांधी इस नोटिस पर हस्ताक्षर करें। तो बताया जा रहा है कि इसका कारण यह भी है कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए विपक्षी नेता के द्वारा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं माना गया और इसीलिए राहुल गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका था और विपक्ष ने नोटिस में कहा कि सदन में स्पीकर की टिप्पणी से कांग्रेस सदस्यों पर साफ तौर पर झूठे आरोप लगे हैं और यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाया गया। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी नेता डील के ब्यौरे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। लोकसभा में शायराना अंदाज में हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका से डील नहीं बल्कि ढील हुई है। उन्होंने आगे कहा कि क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बातें हैं हवा में बातों के महल, आओ उससे कुछ जमीनी बात करें। सपा अध्यक्ष ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि जब सब कुछ विदेश से आएगा तो किसान क्या करेगा। साथ ही उन्होंने पूछा कि अमेरिका के साथ डील के लिए 11 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा। सपा नेता ने कहा कि इस डील से अमेरिका को भारत का बाजार मिल गया है। भारत में विदेश से चीजें अगर आएंगी तो आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा। मैं तीसरा सदस्य इस पे बोल रहा हूं। मैं अभी में से पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय शशि थरूर जी जो बात कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। सभापति महोदय, वही मिलते जुलते आंकड़े हमारे पास भी हैं। जब कभी जवाब आए तो शायद उन आंकड़ों का जवाब भी आए। और जब वो अपनी बातों को ख़त्म कर रहे थे तो वो एक शेर पढ़ के गए हैं। मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ के गए हैं सभापति महोदय। सभापति महोदय, यही शेर अगर बीजेपी को पढ़ना होता तो बीजेपी कैसे पढ़ती? अगर यही शेर बीजेपी को पढ़ना पड़ता तो वो पढ़ते कि हमको मालूम है स्वर्ग की सच्चाई, लेकिन दिल को बहलाने के का गालिब ये ख्याल की जगह सोच अच्छा है। सभापति महोदय, यही फर्क है। सबका साथ, सबका विकास। सभापति महोदय, बोलने से पहले मैं जब बजट को देख रहा था और अक्सर सरकार को पिछले कई सालों से चलता हुआ मैं देख रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक हैं नवीन दुबे जी, वो हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नवीन जी, यूएस ट्रेड डील पर शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने आज सरकार पर सवाल खड़े किए और उन्होंने इस डील को डील नहीं बल्कि ढील करार दिया।
कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल साहिल जी, उन्होंने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं हाँ सत्य दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ट्रंप ने सडनली एकदम से 50% टैरिफ और ये और वो और तमाम उन्होंने कंडीशंस लगाई कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करिए। उसके साथ साथ इन्होंने फिर वो एप्स्टीन का मामला सामने आ गया। उसके बाद उसने जिस तरीके की चीजें सोशल मीडिया में चल रही है, और उसका कोई आधिकारिक चैनल तो नहीं कह रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं, और किसी विक्टिम का भी इस तरीके का बयान आया है कि विश्व का अपना मैं बड़ा नेता मानने वाले किसी प्रधानमंत्री ने मेरे साथ बहुत अभद्रता की। तो इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रंप अपने टर्म्स को डिक्टेट कर रहे हैं, और जो वो डिक्टेट कर रहे हैं वही हमारी सरकार फॉलो कर रही है। एक इंच उधर से उधर नहीं हो पा रही है। अदरवाइज आप एक चीज देखिएगा कि जब हम एक तरफ प्रधानमंत्री जी भी हालिया विजिट करके आए, उन्होंने कहा हम रूस और चाइना मिलकर, ये सारे देश मिलकर अपने अपने करेंसी में व्यापार करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ आएंगे। तो ये लग रहा था कि चाइना के साथ हमारी अंतरंगता बढ़ रही है, संबंध बढ़िया हो रहे हैं। लेकिन इसके बीच आपने जिस तरीके से यूरोप के साथ अपना पैक्ट किया और वो सब समझौते हुए, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने जो टर्म्स डिक्टेट किए वो आप मानते चले जा रहे हैं। उनके प्रोडक्ट जो भी आएंगे, अब कृषि उत्पादों से भारत के किसान की कमर टूट जाएगी। ये सच्चाई है। भारत का कृषि उद्योग बिल्कुल चरमरा जाएगा। किसान वैसे ही परेशान है, उसको कोई राहत नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, और उसके बाद जब ये अमेरिकन प्रोडक्ट मार्केट में उतरेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, कहाँ जाएगा भारत का किसान? ये एक बड़ा सवाल है। बड़ी आबादी है, किसान कृषि प्रधान देश कहे जाते हैं, लेकिन उन किसानों के हित को, देश के हित को ताक पर रखकर आप समझौते कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज आती, जो सस्ता तेल आप रूस से खरीद रहे थे, हाँ। वो सस्ता तेल का जो लाभ हुआ वो तो कंपनियों ने कमा लिया, हाँ। जनता को तो उसका कोई बेनिफिट मिला नहीं। इसके बाद अब आप महंगा तेल अमेरिका से खरीदेंगे, वेनेजुएला के थ्रू वो भी आएगा, वो भी अल्टीमेटली मास्टर उनका अमेरिका है। तो जब वो सब तेल भी भारत को आएगा तो उसका जो एक्सेस बर्डन है वो किस पर पड़ेगा? गाहे बगाहे वो जनता के ऊपर आना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने फंड से देने वाली है। लेकिन नवीन दुबे जी, यहाँ पर सरकार की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेड डील से किसानों को भी फायदा मिलना है। दूसरी तरफ जिस तेल की बात को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर अभी किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान तो आया ही नहीं है भारत की तरफ से। वो तो ट्रंप ने ये इस बात को कहा है कि रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत ने उस पर किसी तरह की कोई आधिकारिक मोहर तो लगा नहीं दी है। तीसरी बात, भारत ने, हाँ बिल्कुल साहिल जी, भारत ने किसी भी चीज पर कोई मोहर नहीं लगाई है। हाँ। जिस दिन से ये पैक्ट हुआ है, जिस दिन से जो सारे डिक्टेशन हो रहे हैं, सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, वो वाशिंगटन से हो रहे हैं। हाँ। और ट्रंप के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हम लोग के यहाँ से तो कौन बोल रहा है? ना प्रधानमंत्री जी कुछ बोल पा रहे हैं इस डील के ऊपर, हाँ। ना पीयूष गोयल बोल पा रहे हैं, वाणिज्य मंत्री ने, कोई नहीं बोल पा रहा है जी। कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। केवल आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, साहब ये हो गया और वो हो गया, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है? सरकार के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? क्या उससे हमें लाभ हुआ? किसानों का लाभ कैसे? मुझे तो कोई समझा नहीं पा रहा। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि देश के किसानों को कोई नहीं समझा पा रहा कि इससे किसानों को फायदा कैसे हो जाएगा। बिल्कुल। और दुबे जी, एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी आज उठाया और काफी दिनों से ये सवाल जो है वो सबके जहन में घूम रहा है कि एक तरफ भारत का बाजार जो है वो यूएस को यहाँ पर दे दिया जा रहा है, जिस तरीके से ये डील हो रही है, विपक्ष लगातार कह रहा है, तो इससे भारत में विदेश से चीजें आएंगी, और ऐसे में जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना था वो कैसे साकार हो पाएगा? नहीं, आत्मनिर्भर भारत का सपना मोदी सरकार ने केवल वो एक चुनावी स्टंट मान के चलिए, उससे अधिक कुछ नहीं। उनके जितने भी वादे रहे, हाँ। आप आत्मनिर्भर भारत को ले लीजिए, मेक इन इंडिया को ले लीजिए, बहुत सारे वादे उन्होंने किए जब से सत्ता में आए हैं। क्या कोई वादा उन्होंने पूरा किया? आप एक ब्लूप्रिंट, एक खाका खींचते हैं, हाँ। तो उसकी एक टाइमलाइन तय करते कि नहीं भाई हमें इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना, इस तरीके से प्लानिंग होती है। सरकार के पास तो एक से एक ब्रिलियंट ब्रेन बैठा हुआ है जी। लेकिन प्रश्न इस बात का, इतना ब्रिलियंट ब्रेन होने के बावजूद अगर चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं, जमीनी धरातल पर नहीं आ रही हैं, हाँ। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि उन लोगों को आजादी नहीं दी है, आपने लिबर्टी नहीं दी है काम करने की। आप एक चीज देखिए, 2014 से हम सुनते चले आ रहे हैं 100 स्मार्ट सिटी, आज हम 2026 में बैठे हैं जी, एक स्मार्ट सिटी नहीं दिखाई दे रहा है। आप बुलेट ट्रेन दे रहे थे, 2022 तक तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा था। तो अब क्या किसान अमेरिका के उत्पाद खरीद के बेचने के तबाह दोगुनी करेगा? कैसे करेगा? प्रश्न ये है कि इन्होंने कोई इनकी नीति नहीं, और अखिलेश जी ने जो कहा है कि ये डील
ढील नहीं, ढील है पूरी तरीके से मार्केट खोल दिया गया है अमेरिका के लिए 0% टैरिफ के ऊपर, और आपका जो उत्पाद यहाँ से वहां जाएगा, हमारे यहाँ से जाता क्या है, हैंडीक्राफ्ट के आइटम जाते हैं, कालीन जाता है, और आपकी कुछ लकड़ी के प्रोडक्ट जाते हैं, इसके अलावा फैब्रिक कपड़े का एक्सपोर्ट है, इसके अलावा और कौन सा एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं जी आज की डेट में। अब वो सब प्रोडक्ट जब वहां जाएंगे तो 18% महंगे होंगे, जबकि अन्य देशों से उत्पाद जा रहे हैं, उनकी लागत भी कम है और हमसे क्वालिटी पैकेजिंग सब में बहुत कंपटीशन है। तो कैसे भारत का व्यापारी सरवाइव कर पाएगा इस स्थिति में? या तो आप ये करते कि भाई देखिए, नंबर 1 H1B वीजा जो था उसको आप करते कि भाई इंडियंस के लिए फ्री है, ये कंडीशन भारत सरकार लगाती कि जो पहले था यथावत स्थिति रहेगी, नंबर 1। दूसरी चीज आप ये कहते कि ये जो होगा ये पारस्परिक टैरिफ रहेगा, आप अगर 18 हम पे ले रहे हैं तो हम भी आपसे 18 लेंगे, बराबर रहेगा ये जी। हम बाजार हैं विश्व का सबसे बड़ा, तो कुछ कंडीशन तो आप अपने के बराबर की बात आप करते तो शायद वो 10 पे मानते, कुछ तो भारत को लाभ होता ना। आपने तो बिल्कुल ऐसे अपने आप को सरेंडर कर दिया बिल्कुल, जो वो डिक्टेट कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं, और एपस्टीन फाइल पर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता या सरकार के मंत्री या कोई भी बड़ा नेता बोलने को राजी नहीं है कि उसकी सच्चाई क्या है, कौन से नेता उसमें फंसे हुए, किसके बारे में ये चीजें फैलाई जा रही हैं। अगर दुष्प्रचार है, गलत है, तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को आगे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इसमें हमारे देश का कोई नेता इन्वॉल्व नहीं, अगर है तो उसका नाम सामने जाए, वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो यूएस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार पर कई तरह के सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं, और आज अखिलेश यादव ने भी शायराना अंदाज में सरकार पर कई सवाल इस ट्रेड डील को लेकर खड़े कर दिए। उधर पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और दूसरे टॉप लीडर्स भी मीटिंग में मौजूद रहे। दूसरों के अलावा शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत और अरविंद सावंत, समाजवादी पार्टी के एमपी रामगोपाल यादव, डीएमके के टीआर बालू, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और नसीर हुसैन, सीपीआई-एम के जॉन ब्रिटास भी मौजूद रहे। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पुणे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर स्वास्थ्य की जानकारी दी। सोमवार को सीने में संक्रमण और खांसी बुखार की शिकायत के चलते पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पताल में भर्ती पवार से बात कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की और आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करने की बात भी कही। इसके तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पवार को फोन कर उनका हालचाल जाना। बताया गया कि दोनों नेताओं ने पवार के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद व्यक्त की। 85 वर्षीय शरद पवार को सोमवार दोपहर बारामती से पुणे ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उनका सिटी स्कैन किया, जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन की पुष्टि हुई। डॉक्टर्स की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है और आगे की चिकित्सा जांच के बाद उपचार की रूपरेखा तय की जा रही है। वहीं यूपी विधानसभा बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अत्यंत दुख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य बिहारी लाल जी का निधन 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में हुआ और उनका निधन हम सबके लिए दुखद है। श्याम बिहारी लाल वर्तमान में विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। उनका व्यक्तित्व एक मिलनसार, शिक्षित और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में था। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। वर्तमान के विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य विजय सिंह गौड़ का भी 8 जनवरी को 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। वो 8वीं बार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वो सरल व्यवहार, संघर्षित छवि के लिए जनता के बीच में लोकप्रिय थे। जनजातीय समाज के जल, जंगल, जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को उन्होंने सदैव प्राथमिकता दी। उनके निधन से न केवल जनजातीय समाज बल्कि पूरे समाज की अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अध्यक्ष, अत्यंत दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का दिनांक 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
उनका असामयिक निधन हम सब के लिए दुखद है। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 2017 में, तत्पश्चात वर्ष 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर, जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का व्यक्तित्व एक मिलनसार, शिक्षित और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में था, जो समाज के सभी तबकों के लिए, विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के कल्याण के लिए वे निरंतर समर्पित रहे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक बुनियादी विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक योगदान दिया था। राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शिक्षा जगत से भी विशेष जुड़ाव था। वे एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ इतिहास संकलन समिति बरेली के अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कार्य समिति के भी सदस्य रहे। अध्यक्ष वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के विवादित वीडियो को लेकर सीपीआई-एम और सीपीआई के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। वीडियो में मुख्यमंत्री एक मुस्लिम लोगों की ओर राइफल ताने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर वामपंथी नेताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीनियर वकील निजाम पाशा ने यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री के भाषणों और हाल में सामने आए वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। निजाम पाशा ने यह भी बताया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक किसी भी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और गौरव गोगोई के खिलाफ मानहानि का केस किया है, जिसमें 500 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों नेताओं ने जानबूझकर उनके खिलाफ झूठे, गलत इरादे वाले और बदनाम करने वाले आरोप लगाए। गौरतलब है कि 4 फरवरी को असम कांग्रेस के प्रेसिडेंट गौरव गोगोई ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार ने राज्य में करीब 12,000 बीघा जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है, जो 3,960 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को हाल ही में धार्मिक भेदभाव को लेकर दिए गए अपने बयानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों और सिविल सोसाइटी के अलग अलग तबकों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। वो मेरा ऊपर कुछ बोले थे। मैं बोला, देखो, टिप्पणी कर में, प्रेस में झगड़ा करने से क्या फायदा है? अगर मेरा कुछ है तो कोर्ट में आप लोग प्रूफ कर दीजिए। इसीलिए मैं खुद ही उनको मौका दिया कि मेरा खिलाफ कुछ है तो आप बताइए। उधर मणिपुर में नई सरकार बनने के एक हफ्ते के अंदर ही हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने उखरूल जिले के लितान सरेइखोग गांव में 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर में आग लगा दी। हिंसा के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। आज से अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तांगखुल और कुकी जनजातियों के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्स मौजूद है। हिंसा की शुरुआत 7 फरवरी की शाम लितान सरेइखोंग में हुई एक शराब के नशे में झगड़े से हुई थी, जिसमें तांगखुल नागा समुदाय के स्टार्लिंग नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी। उखरूल जिले के लितान इलाके के आसपास गांव में उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि हिंसा के दौरान राइफल से गोलियां भी चलाई गई। इलाके में दहशत फैलाने के बाद कर्फ्यू लागू कर दिया गया। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है, लेकिन भारी सुरक्षा तैनाती के चलते काफी हद तक कंट्रोल में है। उधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने और कब्जा करने के मामले में जमानत मिली है। मकान मालिक ने पटना के गर्दनीबाग थाने में केस किया था। इस मामले में 3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी। अब देखना होगा कि कब तक उनकी रिहाई होती है।
जानकारी के अनुसार सुनवाई के लिए सांसद पप्पू यादव 12:30 बजे के करीब कोर्ट पहुंच गए थे। 2 बजे के आसपास सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें 1995 के मामले में जमानत मिली। सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई बीते सोमवार को कोर्ट में टल गई थी। इसका कारण सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलना बताया गया था। कोर्ट में कामकाज को रोक दिया गया था। अगर बीते सोमवार को जमानत मिल गई होती तो आज पप्पू यादव बाहर हो सकते थे। उधर फिल्म एक्टर राजपाल यादव ने एक पुराने चेक बाउंस के मामले में बीते 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। इसके बाद से उनका परिवार काफी सदमे में है। इस मुश्किल दौर में हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है। सोनू सूद से लेकर कई लोग हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी मदद की है। इसकी जानकारी तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दी है। अपने एक्स पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा कि मुझे अभी मेरे बड़े भाई राव इंद्रजीत यादव जी की पोस्ट के माध्यम से माननीय राजपाल यादव जी के परिवार की पीड़ा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। इस अत्यंत कठिन समय में मैं और मेरा पूरा जेजेडी परिवार उनके शोकाकुल परिवार के साथ पूरी संवेदना और मजबूती से खड़ा है। आगे उन्होंने लिखा कि मानवीय करुणा और सहयोग की भावना से मैं जेजेडी परिवार की ओर से 11 लाख की आर्थिक सहायता उनके परिवार को प्रदान कर रहा हूं। तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति जनता दल की तरफ से यह मदद मुहैया कराई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।